हाय। दिस इज मित्र जी। एक बार फिर आप सबके सामने एक विषय लेकर के उपस्थित हूँ और आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय इस प्रकार होगा। आप हमारे स्क्रीन पर देखेंगे कि ये इस तरह का विषय है। तो प्यारे दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल अलग है। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, हमने भी सुना है और जाना है कि क्या है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। आप देखेंगे इस फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या अलग बातें इसमें कर रहा हूँ और उन बातों का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से पड़ रहा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी मुद्दे हमारे हैं। और हाँ, मैं बताने से पहले यह भी बता दूं कि इन चीज़ों को मैंने सामान्यतया कहीं पढ़ा नहीं है और किसी से सुना भी नहीं है, किसी यूट्यूब में भी नहीं सुना है या कहीं पढ़ा भी नहीं है। ये हमारे जीवन के अनुभव का निचोड़ है, हमने ये अनुभव किया है, ये अंतरात्मा से मुझे लगता है कि इस तरह का प्लानिंग करने से एक आम आदमी को, एक मनुष्य को, एक ह्यूमन लाइफ को एक पोटेंशियल मिल सकेगा और जीवन जीने का एक सही अर्थ में उनको आनंद आ सकेगा, मजा आ सकेगा। तो ये हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो चलिए देखते हैं कि हमने किस तरह से मेरा थिंक क्या है और हम किस तरह से फाइनेंशियल चीज़ों को सोचते हैं। तो जब जब मैंने एक दो वीडियो पहले भी इस चैनल पर मैंने बताया था कि जब आप अपने जीवन में अर्निंग शुरू कर देते हैं, आपकी कमाई शुरू हो जाती है और आप नौकरी या बिजनेस या अन्य पैसों से या किसी भी स्रोत से आपके पास पैसा आने लगता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती है, क्या मन में आता है। तो मन में सबसे पहले आता है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं आपके, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे शौक होते हैं, बहुत सारे ड्रीम होते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा करना चाहते हैं उन पैसों से, है ना? बिल्कुल यही सही बात है, यही लग रहा होता है कि जो पैसे आए उन पैसों में जल्दी से हम अपना जो भी हमने संजोया था, या तो मेरा ड्रीम था या बच्चों का था या परिवार का था, किसी का था, तो वो जल्दी जल्दी हमारे सामने उपस्थित हो जाए। अलबत्ता वो जल्दी उपस्थित हो नहीं पाता है क्योंकि आय उस तरह के नहीं होते हैं जो चटपट आपके ड्रीम्स को पूरा कर दें। इसमें समय लगता है और वो समय फिर आप लगाने लगते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अधिक से अधिक आप खर्च करके उसको पाना चाहते हैं। और इसी दौड़ में आप क्या करते हैं कि आपकी इनकम से भी ज़्यादा, इनकम तो छोड़िए, इनकम से भी ज़्यादा पैसे आप इधर से उधर से करके उस सारे सपनों को आप जल्दी जल्दी पूरा करने लगते हैं। और यह चीज़ आपको फिर एक नई समस्या के यात्रा में ले जाता है और फिर आप उसके राही हो जाते हैं लोन के और अन्य चीज़ों के। बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया, इधर से लोन ले लिया, ये कर लिया, उधर से घर बना लिए, उधर से गाड़ियाँ ले ली, उधर से ये चीज़ कर लिए और फिर उसके चुकता करने में आप उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं जो आपने किया। तो सही तरीका बिल्कुल ये नहीं है कि जब आप कमाने शुरू कर दिए, जब आपकी अर्निंग शुरू हो गई, तो आप जल्दी से जल्दी अपना ड्रीम पूरा करें। ड्रीम जरूर पूरा करें, आखिर आप कमा तो इसीलिए रहे हैं, इसीलिए तो आपको आपकी इनकम है, इसीलिए तो आप दिन भर अपना समय दौड़ भाग करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन उसमें समय लगता है, इसके लिए आप तैयारी करें। तो तैयारी करने के बाद जो आपके पास अचीवमेंट आएगा, जो चीज़ें आएगी, वो बड़ा आनंददायक होगा बनस्पत कि आप उसको फटाफट पूरा करने के लिए किसी भी हाल में उसको पूरा कर ले। तो ये सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका क्या होगा उसके बाद एक मेरा सबसे पहले मानना है, आप अभी अचंभित हो जाएंगे जब मैं पहला स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा बकवास भी लगेगा कि भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग सबसे पहले तो ये बताते हैं कि पैसे कमाना कैसे चाहिए, ये बताओ, खर्चा करने तो हम कर लेंगे, ये तो बड़ा इजी है, उसके लिए आपकी ज़रूरत हमको नहीं है एडवाइस की कि खर्च कहाँ करना है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ज़्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं भाई साहब, यहीं तो फंसते हैं। यही तो प्रॉब्लम्स है, यही तो समस्या है। समस्या है कि जब आप पैसे कमाने लगते हैं तो आप उसको खर्च करना नहीं जानते हैं, सीधी सीधी बात।
आप समझ लें कि उसे खर्च करना नहीं आता है। 95% व्यक्ति अपने एक्सपेंस का हिसाब और प्लानिंग नहीं करते, कमाई का प्लानिंग करते हैं 24 घंटे। और यही आप जब आप 50, 60 या 70 के हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने कमाया बहुत लेकिन हमने किया कुछ नहीं। थोड़ी मोड़ी चीजें आई और ज्यादातर पैसे इधर उधर हो गए। हम उसी से आपको बचाना चाहते हैं, इसी से आपको बचाव करके आपको सही रास्ता मिले जाना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य सिंपल है, सिंपल सा है। तो सबसे पहला बात है, अगर मैं 100% के प्रोपोर्शन में अगर हिसाब करूं तो पहला चीज चले आइए, और वो थोड़ा आश्चर्य है कि आप सबसे पहले भाई साहब पहला जो आप तैयारी करें, मैंने लिख रखा है कि पहली तैयारी आपको जो होनी चाहिए वो बिल्कुल आपका ऐसे होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये पहली तैयारी होना चाहिए कि जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, मायने नहीं रखता कि आप 1 करोड़ साल का कमा रहे हैं या मायने नहीं रखता कि आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप जितना भी कमा रहे हैं उन पैसों में 1%, 1% और ऑफ योर इनकम, आप 1% पैसा उसमें से निकालिए और उन पैसों को सबसे पहले डोनेट करने की आदत डालिए, दूसरे को देने की आदत डालिए। आप कहेंगे भाई साहब हमें ही नहीं पूरा हो रहा है तो दूसरे को कहां से देंगे, है ना, हमें ही और चाहिए अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1%, सपोज कीजिए, आप उदाहरण कीजिए, एक आदमी दिन भर में 100 रुपए कमाता है और वह कहता है कि 1 रुपए मुझे आज किसी न किसी को देना है, किसी न किसी को डोनेट करना है। उसी तरह से आप यदि 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप ये निश्चय करते हैं महीने में कि 1,000 रुपए हमें कहीं न कहीं किसी को देना है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपको जीवन जीने का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। जो लोग किसी कारण से नहीं कमा रहे हैं, आपका परिश्रम, आपका दिमाग, आपका शरीर जो काम करके पैसे उपार्जित किया, वो पैसे उन लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों के मदद के लिए जाएंगे जो किसी कारण से पैसे नहीं कमा पा रहे। इससे 2 चीजें होगी। एक तो आपका जो आदमी का एक अहंकार होता है जीवन में कि उसकी कमी हो जाएगी, वो ढह जाएगा और लगेगा कि नहीं, पैसे समाज के लिए भी जाना चाहिए। मैं कतई इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि डोनेट किसी रिलीजियस पर्पस के लिए करना चाहिए, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या अन्य चीज़ों में जाकर के करना चाहिए। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन करता हूं कि जो डोनेट इस तरह की चीज़ों में जाना चाहिए जो हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को, हमारे नेचर को, हमारे समाज को, हमारे एंगेस्टर्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए वो पैसे काम आ सके। सबसे कठिन होता है किसी रिलेटिव्स, नीडी रिलेटिव्स को डोनेट करना। ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब आप किसी नीडी रिलेटिव्स को आप मदद डोनेट करने के लिए जाते हैं तो वहां एक बड़ी अहंकार आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि नहीं, वो तो वो आगे बढ़ जाएगा या क्या करेगा, इस तरह की चीजें। और वही से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, है ना, अपने फ्रेंड्स को, है ना, अपने नेचर के लिए, वाटर, एयर, हवा, जल, वायु, इन चीजों को। यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं और अन्य चीजें कर रहे हैं, उनको 1% पैसा आपके कमाई का जाना चाहिए। ये आप करके देखें। आप 3 महीना ये करते करते आपके मन में एक अलग तरह की शांति, एक अलग तरह का सुकून, एक अलग तरह का परमात्मिक आनंद का अनुभव आपको होगा। लेकिन नहीं, मेरा परिश्रम भी का 1% पैसा ऐसे लोगों के लिए जा रहा है जो और परिश्रम करके इस पृथ्वी को, इस मानव समाज को, इस समस्त सृष्टि, समस्त समष्टि को आगे बढ़ाने में काम आ रहा है। धीरे धीरे आपके विचार बदल जाएंगे। और मैं कहता हूं ये अभ्यास यदि आपका 1 साल लगातार चलता रहेगा तो आप चाह करके भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकेंगे जो समाज या देश के लिए विरुद्ध में जाए।
जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चों, हमारी परिवार के विरुद्ध में जाए, ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ये आपको बड़ी सबलता देगी, बड़ी सुकून देगी, बड़ी शांति देगी। आप शांति से सोएंगे रात को कि हमने भी कुछ किया है। ज़्यादातर लोग यही होता है कि जीवन भर सोचते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पाते। ये आप आदत बनाएं। तो 1% पैसा आपका निश्चित रूप से किसी न किसी डोनेशन, चैरिटी, दान में जाना चाहिए। दान में जाना चाहिए। दान के बारे में एक बहुत सुंदर मुझे नीति श्लोका का एक श्लोक याद पड़ रहा है, वो भी मैं यहाँ रखना चाहूँगा। तो हमने नीति श्लोका में पढ़ा था, देश काल विधानेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदिते युक्तांग यद धर्मस्य प्रसादनम। देखिए कितना सुंदर बोला कि दान कैसे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, चैरिटी किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले देश के अनुसार, है ना, देश के अनुसार चैरिटी होना चाहिए। देश काल और समय के अनुसार होना चाहिए, है ना। और दान देने का तरीका भी होना चाहिए, विधान होना चाहिए। जिस दान से आपका अहंकार उत्पन्न होता हो, जिस दान से आपको प्राउडनेस फील होता हो, जिस दान से आपको परमार्थ कर देने का अपने आप में एक ईगो आ जाता हो, लोगों को फोटो खिंचवाने का या सोसाइटी को दिखाने का, इन चीज़ें आ जाते हो, वो दान देने का विधान नहीं है। दान देने का विधान है जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिले, जिसके बदले आप कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहते हैं, उसका अकाउंटिंग भी नहीं चाहते हैं आप, उसके कुछ भी नहीं चाहते, और आपने उसको दे दिया। और आपको चुपके से आपने देखा कि आप उसके जीवन में ये चीज़ अच्छी हो गई। इसको कहते हैं विधान है ना, द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, कोई तरह का आप पर प्रेशर या कटसी या लोभ या लालच या अहंकार नहीं होना चाहिए। एक फोटो क्लिक करने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। देश काल विधान द्रव्यं श्रद्धा पात्र दे प्रदेते युक्तांग। पात्र, पात्र को देना चाहिए, अपात्र को नहीं। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप 1% पैसा दे रहे हैं तो कुपात्र को पैसा नहीं जाना चाहिए, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए हानि पहुंचा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पात्र को दे, पात्रे प्रदिते युक्तांग यद धर्मस्य प्रसादनम। यही धर्म का प्रसाधन है। तो आप समझ गए होंगे कि ये दान करने का क्या महत्व है। आपके फाइनेंशियल बजट में यदि ये चैरिटी का 1% नहीं है तो आप बिल्कुल ही समझिए कि आप बेकार का कमाए, बेकार का आपका जीवन है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपने कितना कमाया। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत से लोग दान के लिए फंड बनाते हैं, है ना। तो आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, दान करने का प्लानिंग करें। अगला नेक्स्ट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि दान के बाद जो आता है वो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि आपका पैसा जनरल एक्सपेंसेस में कितना जाना चाहिए। आपका जनरल एक्सपेंसेस में पैसा जो है वो 30% जाना चाहिए। जैसे होम हो गया, ग्रोसरी हो गया, घरेलू चीजें हो गई, इन चीजों में 30% पैसा जाना चाहिए। अब कहेंगे भाई साहब 30% हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा हो और 30% किसी के लिए बहुत कम हो। तो कम वाले को तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। 30%, आपके इनकम 10,000 रुपए है तो मैं ये कह रहा हूं कि 3,000 रुपए आप अपने घर के ग्रोसरी में खर्च करें और होम कर खर्च करें। आप कहेंगे भाई साहब 3,000 रुपए से नहीं होगा। इसका क्या दवाई है, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय सिंपल सा है कि आपका इनकम सफिशिएंट नहीं है। आप अपना इनकम 10,000 से 20,000, 30,000 ले जाइए, 30,000 ले जाइए, 40,000 ले जाइए, यानी आपको इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप अपना इनकम को बढ़ाएं। यही इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ना। तो 30%, आप अपना इनकम 1 लाख ले जाते हैं तो 30,000 रुपए से आप घर चलाएं। हाउस एक्सपेंसेस होना चाहिए। ये तरीका है, ये आपको इसके लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उससे और ज्यादा आपको इनकम करने की जरूरत है। आप समझ गए। और जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, सब एक उदाहरण के लिए लीजिए कि हमारी जो है वो ईयरली एक्सपेंसेस जो है वो 1 करोड़ रुपए है,
तो क्या मैं 30 लाख रुपए अपने घर पे खर्च कर दूं? नहीं साहब, 30 लाख की जरूरत नहीं है खर्च करने की। तब आप इसको घटाएं। अगर आपका होम एक्सपेंसेस 10% से चल जाता है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बाकी के 20% जो बचे, इससे बचा करके आप दूसरे मुद्दे में, आगे के मुद्दे में ले जाएंगे। समझ गए? तो आप ज्यादा भी इनकम है तब क्या करें, और जब कम इनकम है तब क्या करें। ये दोनों ही परिस्थिति में आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। एक तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, जब आदमी इनकम करने लगता है तो उसके पास बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परिवार के लोगों की पढ़ाई लिखाई, भाई बहनों की, भतीजा की, भगना की, इस तरह से लोगों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च आता है। और उसमें आपका खर्च 20% निश्चित रूप से जाना चाहिए। अब ये बात, ये फॉर्मूला यहां भी लागू हो जाता है कि 20% किसी के लिए कम हो और किसी के लिए ज्यादा हो। यदि 20% में आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑलवेज यू शुड इंक्रीज योर इनकम। आप अपना इनकम बढ़ाएं। और यदि आपका कम लग रहा है तो इसके पैसे निकाल करके आप दूसरे जगह ले जाएं, इन्वेस्टमेंट में ले जाएं, बचत में ले जाएं, नई चीजों में ले जाएं। ये होता है सही प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग। आगे चलते हैं। आगे मैंने ये भी लिख रखा है कि भाई साहब ये देखेंगे, मैंने देखा है कि आपके 8 से 9% पैसे महीने के ऐसे चीजों में चले जाएंगे जिसका हिसाब किताब आप रख ही नहीं सकते, कोई अकाउंट नहीं होता उस पैसों का। वो अचानक और डेली लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं। आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, कहीं एक छोटी पार्टी हो गई, वहां आपने खर्च किया, किसी से एक शॉर्ट ट्रेवल कहीं जाना हो गया, वहां खर्च हो गया, कुछ शौक की चीजें लानी हो गई घर में तो वो खर्च हो गया। ये 8-9% ऐसे पैसे होंगे जिन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा और ये पैसे आपके खर्च हो ही जाएंगे। तो इसकी तो बात हुई। आप देखेंगे इस तरह के खर्च भी आपके होते रहेंगे। चलिए, तो अभी तक हम जो आपको जिन खर्चों की बात किए, ये अगर हम टोटल अगर जोड़ दें अभी तक के खर्चों में, तो 60% पैसे आपके खर्चे हो चुके हैं। 60% पैसा जा चुका है आपका, और आपके हाथ में 40% पैसा अब बच रहा है। अब उन पैसों का क्या करेंगे? 40% जो पैसा बच रहा है, तो 40% जो पैसे बच रहे हैं उन पैसों में सबसे पहला 5% पैसा जो है आपका किसी न किसी टर्म इंश्योरेंस में जाना चाहिए। यदि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा, दायित्व भरा परिवार में जीते हैं और परिवार, बच्चों और खुद का दायित्व आप पर है। सपोज कीजिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई कुछ ऐसा हो सकता है। आप अगर आंकड़ा निकाल लें एक्सीडेंट का, आप निकाल लें अगर क्रिटिकल डिजीजेज का, अगर आप निकाल लें, इन तरह के आंकड़ों निकालेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। और लोग 30 साल 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक से लोग मरे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनका परिवार दुख में आ जा रहा है और वो उनका परिवार सही रूप से अपना दिनचर्या नहीं चला रहा होता है। तो इन चीजों के लिए, इन एक्सीडेंट्स को आने से पहले, इन दुखों को आने से पहले अपने परिवार को, इसलिए एक टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, ताकि आप यदि अनुपस्थित हो जाएं किसी कारण से अपने परिवार से, तो आपके परिवार की रोजी रोटी बहुत बढ़िया से चल सके जितना आप चला रहे थे। टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते अभी के समय में। तो टर्म इंश्योरेंस एक रखें 5% पैसों का। और अगला जो 5% पैसा है वो है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व मैं इसलिए बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, यही एक ऐसा जरिया, एक कोना ऐसा है, यही एक ऐसा जगह है जहां अचानक गरीब होने का, अचानक आपके परेशान होने का बहुत ज्यादा चांसेस बनता है। कल्पना कीजिए सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कोई आदमी परिवार में बीमार पड़ा और आपके 10 लाख रुपए निकल गए। अब आप क्या करेंगे? वो 10 लाख रुपए की भरपाई करने में आपको 10 साल लग जाएगा। इस समय या तो आप कोई कर्ज कर लेंगे या तो कुछ भी करेंगे ऐसा और बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किन्हीं को मिल जाएगा और उनका परिवार का सही इलाज हो जाएगा। और ज्यादातर ये भी होता है कि नहीं मिल पाने के कारण इलाज भी नहीं हो पाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट,
मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, जिस कंपनी का अच्छा लगता है आपको उस कंपनी में आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें। इससे आप बड़ा निश्चिंत पूर्वक जी सकेंगे कि आज हमारे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस जब भी कभी कुछ होंगे तो इसका हमारे पास उपाय है। और मैं बता दूं आपको कि आज से 10 साल बाद आप देखेंगे कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस, जो डॉक्टरों की फीस जो आज 700 या 1000 रुपए के आसपास है, मैं आज से 10 साल के बाद बता रहा हूं यही डॉक्टरों की फीस 2000-3000 रुपए होंगी। कंसल्टेंसी फीस की बात कर रहा हूं मैं। और हॉस्पिटल की तो बात ही जाइए, छोड़िए। अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने का मतलब होगा कि लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लेकर के जाएंगे, तभी लोग कह सकेंगे कि हम सही इलाज करा करके वापस जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट, 5% पैसा, ज़्यादा नहीं। अगला जो आता है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 30, अभी तक आपके 70% पैसे खर्च हो गए हैं और अब आपके पास बचा हुआ है 30% पैसा। और वो 30% पैसा आपके प्योर इन्वेस्टमेंट में हर एक महीना जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, आप जिसको पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड का एसआईपी हो सकता है, किसी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका ये 30 पैसा इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहिए हर एक महीने। अगर आप अपने इनकम का 30% भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। और अगर आपको इसके लिए पैसा नहीं बच रहा है तो आप विभिन्न तरीकों से अपने इनकम को बढ़ाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। जिस तरह डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन है, आप सोच लें कि 30% अगर इन्वेस्टमेंट में नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है, इसको देखने का जरूरत है और बढ़ाने का जरूरत है। तो ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। एक और हो जाता है इंपॉर्टेंट, जब आपकी इनकम होती है तो टैक्स की प्लानिंग। टैक्स भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और जो आपको प्रभावित करता है। टैक्स की सही रूप से प्लानिंग जरूर करते रहें। टैक्स के लिए आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग फंड्स आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो है आप अपने पीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी एलआईसी की इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो जो भी टूल देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या जगह जहां से टैक्स आपको कुछ बच सकता है, वहां आप टैक्स के लिए योगदान करें और बाकी के पैसे ईमानदारी पूर्वक सरकार को टैक्स देते रहें। इससे आप किसी आने वाले उलझन से बचे रहेंगे। और अंतिम में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड ऐसा होता है जो आपको कभी भी इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मैं कतई किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप मंथली पैसे से इन्वेस्टमेंट फंड बनाएं। आप जो भी करते हैं उसमें आप देखेंगे कि समय समय पे आपको, कभी अगर नौकरी करते हैं तो आपको बोनस मिलता है, और बोनस के पैसे को लोग समझते हैं कि ये तो मुझे किसी प्राइज मनी के जैसा मिला है और इसको हम जल्दी से जल्दी कहीं खर्च कर दें। नहीं साहब, उसको आप इस बोनस के पैसे को आप इमरजेंसी फंड के रूप में प्रयोग करें। या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड मिलता है, या आप बिजनेस में है, कोई बिग प्रॉफिट हो जाता है, तो आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड का मतलब सिंपल सा होता है कि यदि 6 महीने बिना काम किए भी आपको रहना पड़ जाए तो आपके दैनिक दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़े, खास रूप से आर्थिक गतिविधि पे आपका अंतर नहीं पड़े, आपके बच्चे ठीक से पढ़ाई करते रहें, आपके परिवार में खाना पीना ठीक से चलता रहे और सारा चीज वैसे ही चले जैसे चल रहा है। इसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं। तो आपने ये 11 पॉइंट को यदि आपने ठीक से देख लिया और आप इस पर आपका केवल ध्यान रहा यदि, तो हो सकता है कि 2-4 महीना आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से ध्यान जाएगा और कहेगा नहीं ये तो करना चाहिए। और ये यदि आपने कर लिया, 5 साल 10 साल आपने कर लिया, तो देखेंगे कि 5 साल 7 साल 10 साल के बाद आप एक ऐसी जगह पे खड़ा होंगे जो जगह बहुत खुशनुमा होगा। और खास करके अभी के जीवन में ज़्यादातर लोग तनाव में, युवा वर्ग भी हम देखते हैं कि किसी न किसी तनाव के रूप में चल रहे हैं। वो तनाव से आप बचे रहेंगे और उस तनाव का मैक्सिमम कारण कहीं न कहीं फाइनेंस ही होता है। इससे आप बचे रहेंगे और एक सुंदर जीवन आप जी सकेंगे। तो मुझे आशा है कि आज के वीडियो से आपको आपका ज्ञान में कुछ वृद्धि हुआ होगा और आप कुछ समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।